वेलकम टू माय क्लास। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का चैप्टर 3 नॉन मेटल एंड मेटल का पार्ट 1 है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उन्हें लाइक शेयर एंड फुल वॉच कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने पर मेरे जितने भी न्यू वीडियो हैं उन सब की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। इस वीडियो में मैंने सारा चैप्टर पूरा नोट्स वाइज तैयार किया हुआ है और एनसीईआरटी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को हर रिएक्शन से कोरिलेट करके समझाया हुआ है। तो आप चाहें तो ये नोट्स भी लिख सकते हैं। सारे नोट्स प्रॉपर हैं, आपको कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, सब प्रिपेयर है। आप इसी को लर्न करके एग्ज़ाम इजीली दे सकते हैं। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर ये कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं मैंने, इन सारे टॉपिक्स का डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मेटल्स क्या होता है? मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं वो बोले जाते हैं आपके मेटल्स। या ये तो हमारी लाइक डेफिनेशन हो गई, लेकिन अगर हम बात करें सिंपल कि हम देख के मेटल को कैसे पहचानेंगे कि ये मेटल है, तो जो मेटल होते हैं वो यूजली हार्ड होते हैं, उनके अंदर सोनरस की प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी होती है, मेलेबिलिटी होती है एंड हैव अ शाइनी सरफेस एंड आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उनकी सरफेस शाइनी होती है और वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ओके, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इन सारी प्रॉपर्टीज़ को मैंने एक एक करके आपको सारा डिफाइन किया हुआ है आगे वीडियो में। तो आइए अब हम उन प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। मेटेलिक लस्टर, मेटल्स हैव अ शाइनी सरफेस इन दियर प्योर स्टेट। मेटल की प्योर स्टेट में वो सरफेस जो होती है उनकी वो शाइनी सरफेस रखती हैं। मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटेलिक लस्टर। आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक्टिविटी 3.1 दी हुई है, जिसमें आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम इनके सैंपल लिए हैं, उन्हें सैंड पेपर से क्लीन किया। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, हमने देखा कि जब पहले हमने जो मेटल लिए थे वो डल थे, लेकिन जब सैंड पेपर से क्लीन कर लिया उसको तो वो उनकी जो सरफेस हो गई वो शाइनी हो गई। क्यों? क्योंकि पहले जो मेटल थे उन्हें एयर में प्रेजेंट जितनी भी गैसेज हैं उनसे रिएक्शन हुई और रिएक्शन होने के बाद उन पर ऑक्साइड की, कार्बोनेट की, हाइड्रोक्साइड की, इनकी लेयर बन गई जिससे वो डल हो गए। जब हमने उसे क्लीन कर लिया तो ऊपर से उसकी लेयर हट गई और वो अपनी प्योर स्टेट में आ गया। यानी मेटल की जो शाइनी सरफेस होती है वो प्योर स्टेट में होती है। इसके बाद हार्डनेस, मेटल जो है वो जनरली हार्ड होते हैं और उनकी हार्डनेस मेटल टू मेटल डिपेंड करती है। इसके लिए एक्टिविटी दी हुई है आपको 3.2 एक्टिविटी में अलग अलग मेटल लिए हैं और उनको उन्होंने बोला है कि उनको आप काट के देखिए तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे। तो जब हम मेटल्स को काटते हैं तो सारे मेटल्स की कुछ मेटल कटते ही नहीं है, बहुत हार्ड होते हैं, उन्हें हम नाइफ से इजीली से नहीं काट सकते हैं। ओके, लेकिन सोडियम और पोटेशियम मेटल की बात करें तो ये इतने सॉफ्ट होते हैं रबड़ की तरह, जैसे इरेज़र होती है ना उस टाइप से सॉफ्ट होते हैं कि हम उन्हें काटेंगे तो इजीली वो कट जाएंगे। तो ये एक्सेप्शन है, वैसे मेटल हार्ड होते हैं लेकिन सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शन है इसमें। मेलेबिलिटी, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। जब मेटल्स पर किसी चीज़ से चोट की जाती है तो वो एक पतली शीट में तैयार हो जाएंगे। मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। इसके लिए एक्टिविटी 3.3 दी हुई है कि अलग अलग मेटल्स लीजिए और फिर उन पर आप बताइए कि उन पर जब हैमर से चोट करते हो तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो। ओके, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हमने देखा कि ज़्यादातर जो मेटल्स है उनसे शीट तैयार हो गई, लेकिन हम देखते हैं कि जो सिल्वर और गोल्ड है वो मोस्ट मेलेबल मेटल हैं जिनसे पतली से पतली शीट तैयार की जा सकती है। इसके बाद है आपका डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल जिससे मेटल्स को एक वायर में तैयार किया जा सके। यानी मेटल कैन बी ड्रोन इनटू थिन वायर। जब मेटल को एक पतले से पतले वायर में तैयार किया जा सके, मेटल की ये प्रॉपर्टी बोली जाती है डक्टिलिटी। ओके, और अगर डक्टिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा मोस्ट डक्टाइल जो मेटल है वो है आपका गोल्ड। गोल्ड की डक्टिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि हम उससे पतले से पतला वायर बना सकते हैं। जैसे ज्वेलरी वगैरह में आप लोग देखते हैं, ज्वेलरी वगैरह में क्या होता है, कितने सारे वायर्स वगैरह यूज़ होते हैं, लेकिन गोल्ड जो है इतना डक्टाइल और इतना मेलेबल होता है कि प्योर स्टेट में उसकी ज्वेलरी बनाना मुश्किल होता है। इसके लिए उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाती है। आपने देखा होगा फुल 24 कैरेट का गोल्ड बहुत कम मिलता है,
उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। और अगर गोल्ड की डक्टिलिटी की बात करें तो जो 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं, इतनी होती है उसकी डक्टाइल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, क्योंकि मेटल्स के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन अगर हम गैलियम और एल्कलाई मेटल की बात करें तो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है कि अगर हम उसे पाम पर रखेंगे तो वो मेल्ट होने लगेगा, यानी हथेली पर रखते ही वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक्सेप्शन है इसके। कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स जो हैं वो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से वो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। इसके लिए एक्टिविटी 3.5 दी हुई है। इसमें उन्होंने बोला एल्यूमिनियम या कॉपर का वायर लिया हुआ है, उसे क्लैंप में फिट किया है, उसके बाद उस वायर के नीचे बैक्स लगाकर एक पिन लगा दी है, फिर उस मेटल को हीट किया है, मेटल वायर को हीट किया है। जब हम उसे हीट करेंगे तो हम देखेंगे कि जो पिन है वो थोड़ी देर बाद गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? क्योंकि जो हीट है वो मेटल वायर के ज़रिए वैक्स तक गई और वैक्स पिघल गया और पिन गिर गई, लेकिन जो मेटल का वायर है ना वो नहीं पिघलता। यानी ये रिएक्टिविटी हमें क्या शो करती है एक्टिविटी, कि मेटल्स जो है वो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं और साथ ही साथ उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। और अगर हम बेस्ट की बात करें तो सिल्वर होता है उसमें। इसके बाद नेक्स्ट है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि उनमें चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं और चार्ज इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ही वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। अब चार्ज इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, तो बताया था ना शुरू में कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ओके, इसके लिए एक्टिविटी 3.6 दी हुई है। ये सर्किट तैयार है, इसमें ए और बी आपके जो टर्मिनल दिख रहे हैं उनके बीच में अगर आप मेटल रखो, उसमें मेटल रखो, उसके बाद मेटल रखने के बाद हम देखते हैं कि बल्ब ग्लो होने लगता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मेटल है वो इसके बाद अगर बेस्ट कंडक्टर की बात करें तो सिल्वर एंड कॉपर इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ट कंडक्टर हैं। आप लोगों ने घरों में देखा भी होगा कि जो कॉपर है, कॉपर वायर ही यूज़ होता है मोस्टली। सिल्वर वायर भी बेस्ट कंडक्टर है लेकिन वो यूज़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि सिल्वर वायर एफर्ट करना बहुत कॉस्टली रहेगा, इसलिए मोस्टली कॉपर वायर का ही यूज़ होता है। और अगर हम पुअर कंडक्टर की बात करें तो लेड और मर्करी जो है वो पुअर कंडक्टर हैं। नेक्स्ट है सोनोरस। सोनोरस मतलब मेटल जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जब इनकी हार्ड सरफेस पर स्ट्राइक किया जाता है किसी चीज़ से तो वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरिटी। साउंड प्रोड्यूस, जैसे आप लोगों का एग्जांपल स्कूल्स वगैरह में देखिए, बेल बजती है ना, तो वो बेल क्या होती है, मेटल की होती है, उस पर स्ट्राइक करते तो साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, अब आता है नन मेटल। ये मेटल पढ़ लिया अपने। नन मेटल जस्ट मेटल के सारे अपोजिट आ जाएंगे, कि जो नन मेटल होता है उसमें क्या होता है, नन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे थे, पॉजिटिव आयन बना रहे थे, लेकिन नन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिव आयन बनाते हैं। ये आपकी किस तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव आयन बनाती है ये चैप्टर में आप आगे पढ़ोगे पूरा। मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं। नॉन लस्ट्रस मतलब उनमें चमक नहीं होती है। ब्रिटल मतलब भंगुर होती हैं, कि उन्हें मेलेबल या मतलब पतली सीट में या वायर में तैयार नहीं करेंगे, जब उन पर चोट की जाएगी तो टूट जाएंगे। ओके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं कुछ, तो ब्रिटल हमने आपको बता दिया अभी। उसके बाद नॉन मेटल जो है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। एक्सेप्शन में कार्बन, कार्बन जो होता है वो गुड होता है, गुड कंडक्टर होता है। क्यों? कार्बन का आप लोगों ने देखा होगा, जो कार्बन का एक एलोट्रोप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो पेंसिल की आगे की जो ब्लैक होती है ना, ब्लैक पार्ट होता है, ब्लैक नो, वो ग्रेफाइट का होता है और वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है। पेंसिल से हम बल्ब ग्लो कर सकते हैं। फिजिकल स्टेट जो होती है वो नॉन मेटल्स की, वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होती हैं। और क्या क्या है, जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस सॉलिड होते हैं, ब्रोमीन लिक्विड होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस होते हैं। जितने भी नॉन मेटल हैं उनमें नॉन लस्ट्रस यानी उनमें चमक नहीं होती है, लेकिन कार्बन, आयोडीन ऐसे नॉन मेटल है जिनमें चमक होती है। कार्बन का एक एलोट्रोप डायमंड,
डायमंड जो है वो सब जानते हैं इसमें कितनी चमक होती है, लेकिन वो नन मेटल है, लेकिन एक्सेप्शन है वो। ओके। डेंसिटी, नन मेटल की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है, यानी नन मेटल मेटल की तुलना में हल्के होते हैं। ओके। नन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। कार्बन इसमें एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन जरूर याद कीजिएगा, ये पूछ लिए जाते हैं एक्सेप्शन। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो नन मेटल है उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है, यानी नन मेटल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वो आसानी से टूट जाते हैं। इसके बाद सॉफ्टनेस की बात करें तो नन मेटल जो वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन अगर हम कार्बन की बात करें तो ये कार्बन इसमें एक्सेप्शन है, वो सॉफ्ट नहीं होता। कार्बन का एलोट्रोप डायमंड सॉफ्ट तो नहीं होता वो। ओके। अब आता है डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नन मेटल। तो डिफरेंट, हमने आपको नन मेटल एंड मेटल दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी बता दी, तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी यू कैन राइट डिफरेंस। ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी दी हुई है आपको बुक में, एक्टिविटी 3.8। इसमें क्या किया हुआ उन्होंने, एक्टिविटी में बोला है कि मैग्नीशियम रिबन लिया है और सल्फर पाउडर लिया है, दोनों को बर्न किया है एयर में। बर्न करने के बाद उनको वाटर में डिज़ोल्व किया है। तो हम ये बताएं कि जब डिज़ोल्व करने के बाद हम क्या देखते हैं, इज़ द प्रोडक्ट ऑन फॉर्म ऑन बर्निंग सल्फर एसिडिक, यानी जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है। लिटमस पेपर लेके जाएंगे उसके पास में तो उसका क्या इफेक्ट होगा। ओके। तो देखिए जी, हमने रिएक्शन आपको इस एक्टिविटी की बताई हुई है कि मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसके पास में जब हम लिटमस पेपर ले जाएंगे तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। ओके। रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा मतलब ये क्या है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कौन करता है, ये इसकी ट्रिक मैं आपको बता दूँ, BRB, बारबी डॉल होती है ना, बारबी, तो जो बेस है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। ओके। इसी तरीके से हम बात करें सल्फ़र की, सल्फ़र को भी हमने ऑक्सीजन के साथ किया तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है, H2SO3। ओके। और इसके पास जब लिटमस पेपर ले जाएंगे तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। ओके। यानी ये किस नेचर का हुआ, एसिडिक नेचर का हुआ। यानी इस बेस पर हम क्या कह सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो आपके बेसिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड ये है बेसिक नेचर का, ये बेस फॉर्म हो रहा है। ओके। मेटल ऑक्साइड आपके बेसिक होते हैं, और ये है आपका नन मेटल ऑक्साइड। ओके। नन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, आपके एसिडिक होते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो, कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड, इस एक्टिविटी से हमने ये डिस्कस किया था, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, और जो नन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, एसिडिक हो सकते हैं। यू कैन राइट इन योर नोटबुक। ओके। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। मेटल्स जो होते हैं, अभी तो हम सिर्फ बाहर से देख के बता सकते थे कि मेटल ऐसा होता है, मेटल ऐसा होता है, नन मेटल ऐसा होता है, लेकिन अगर हम बात करें रिएक्शन कराने के बाद हमें कैसे पता चले कि ये मेटल है, नन मेटल है, क्या रिएक्शन करेगा, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव अभी बताया था, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ओके। दे हैव टेंडेंसी लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन फॉर्म इट्स बैलेंस सेल, ये अपनी बैलेंस सेल से वन और मोर इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं। अब देखिए, सोडियम एक मेटल है, और सोडियम की आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 281 होगा। और मेटल जो है, अब कोई भी मेटल जब स्टेबल होता है जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ये सारी चीज़ें चैप्टर में आगे मिलेंगी आपको, इसलिए अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। ओके। फिर दोबारा बताऊँगी इन्हें। ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, और ये बन जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, और बन जाएगा हमारा पॉजिटिव आयन, यानी मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हो गए। ओके। अब इसके बाद
मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। तो इसकी जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने की जो रिएक्शन करते हैं ना, वो इनकी रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको बताएंगे, अभी एक बार बता चुकी हूँ चैप्टर 1 में मैं। सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। वो इतने रिएक्टिव होते हैं कि वो ऑक्सीजन से आसानी से रिएक्शन कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर पर ही वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं और मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए सोडियम जो होता है ना, उसे कभी भी खुले में नहीं रखा जाता है। सोडियम को हमेशा केरोसिन ऑयल में डाल कर रखा जाता है। ओके, अगर हम केरोसिन ऑयल में नहीं डालेंगे तो वो फायर को कैच कर लेगा, उसकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है। ओके, अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम को सिंपल रूम टेम्परेचर पर नहीं, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ हीट करना पड़ेगा, तब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। रिएक्टिविटी के बेस पर मैंने सारे मेटल्स आपको बताए हुए हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन। आयरन की बात करें तो आयरन रिएक्ट तो करता है ऑक्सीजन से, लेकिन वो बर्न नहीं होता, जलता नहीं है। इसके बाद जब आयरन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं रस्ट, जो चैप्टर 1 में अभी मैंने आपको बताया था, रस्ट। और ये रस्ट जो होता है ये क्या होता है, ये होता है आपका Fe3O4। और ये Fe3O4 क्या है, मिक्सचर होता है FeO.Fe2O3 का। ओके, और इसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। ओके, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड आया था, हमने रस्ट का फॉर्मूला आपको बताया था चैप्टर 1 में। ओके, इसके बाद है कॉपर। कॉपर की रिएक्टिविटी सीरीज में और भी नीचे होता है, तो इसे लॉन्ग हीटिंग करना पड़ता है, तब ये ब्लैक कलर की क्यूप्रिक ऑक्साइड में चेंज होता है। ओके, और अगर हम सिल्वर और गोल्ड की बात करें तो इनकी रिएक्टिविटी इतनी कम होती है कि ये रिएक्शन करते ही नहीं है उससे। इसके बाद नेक्स्ट आता है कुछ मेटल्स आपके हैं जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। इनकी रिएक्टिविटी जो है ऑक्सीजन की तरफ इतनी ज़्यादा नहीं होती। जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो ये सिंपल अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद जो ऑक्साइड की लेयर है वो मेटल पर एक कोटिंग का काम करती है, और फिर उसे वो उन मेटल्स कोटिंग का काम करती है और उन मेटल्स को फिर आगे और ऑक्सीडाइज नहीं होने देती, यानी उसकी रिएक्टिविटी को फिर ऑक्सीजन के प्रति कम कर देती है। अब इसके बाद मेटल ऑक्साइड हमने देखा था, तो मेटल ऑक्साइड के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब मेटल ऑक्साइड क्या है, मेटल ऑक्साइड तो हमने आपको ऊपर बता ही दिया था मेटल ऑक्साइड क्या थी, बेसिक नेचर के होते हैं मेटल ऑक्साइड। अब ये मेटल ऑक्साइड की सभी से अलग अलग रिएक्शन, ये वाटर से रिएक्शन करते हैं, एसिड से रिएक्शन करते हैं, है ना। तो मेटल ऑक्साइड जब सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये क्या होते हैं, ये डिज़ोल्व होते हैं वाटर में और सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड का फॉर्म करते हैं, है ना। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह ये इनके मेटल ऑक्साइड की बात करें तो ये वाटर में डिज़ोल्व होकर सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड का फॉर्म करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एल्कलाई। जैसे सोडियम का Na2 ये रिएक्शन करेगा वाटर के साथ में तो NaOH बोला जाएगा, और ये बोला जाएगा आपका एल्कलाई। और अगर एल्यूमिनियम, कैल्शियम की बात करें तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ये वाटर से रिएक्शन तो करते हैं लेकिन ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, एक सस्पेंसन बन जाता है इनका, ठीक है। सॉल्युबल, सस्पेंसन, ये सब तो आपने सॉल्यूशन सस्पेंसन ये पढ़ा होगा 9th क्लास में। तो सस्पेंसन बन जाता है, तो इसे हम एल्कलाई ना कह के इसे हम बोलेंगे बेस। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शंस आपको सारी लिख कर ही करनी पड़ेंगी, तभी आपसे लर्न होंगी ये। ओके, मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं ये पहले बता दिया हमने, बेसिक ऑक्साइड होते हैं। अब रिएक्शन विद एसिड, अभी हम मेटल ऑक्साइड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेटल ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। अब ऊपर हमने आपको बताया था कि ये सिंपल एल्यूमिनियम और कैल्शियम वगैरह इनका, ये कैल्शियम की अगर हम बात करें तो इजीली सिंपल वाटर से रिएक्शन कर लेता है, और अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो उसे हीट करना पड़ता है, और अगर हम एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन इनकी बात करें तो इन्हें क्या है, स्टीम पास कराई जाती है, तब कहीं जाके ये मेटल वाटर से रिएक्शन करेंगे। तो ये चीज़ भी मैं आगे बताऊंगी आपको अभी कि अब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो एसिड के साथ रिएक्शन आपको दिखाई हुई है, मेटल ऑक्साइड जो है एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड।
इसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर बना रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेंगे और बेस के साथ भी रिएक्शन करेंगे और सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जो कि HCl यानी एसिड से भी रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है, और बेस से भी रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। इसी तरीके से जिंक ऑक्साइड, ये भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करके ZnCl2 जिंक क्लोराइड बनाता है, वाटर बनाता है। और जिंक ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके सोडियम एल्यूमिनेट Na2AlO2, ये क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट, लिख लीजिए आप लोग, सोडियम एल्यूमिनेट, ओके, एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है, ओके। इसके बाद है हाउ मेटल रिएक्ट विद वाटर। अब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन कैसे करता है? तो वाटर के साथ रिएक्शन करने की इसकी अलग अलग कंडीशन होती है। ये वाटर के साथ एक रिएक्टिविटी के बेस पे करते हैं रिएक्शन। जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है यानी सोडियम पोटेशियम, ये क्या है, इनकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये कोल्ड वाटर से ही रिएक्शन कर जाते हैं, है ना। इसीलिए इनको क्या है, हमेशा ठंडे पानी से रिएक्शन, इसीलिए इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। और केरोसिन ऑयल में रखा जाने के कारण नहीं तो ये कैच फायर है ना, फायर को कैच कर लेंगे, इसलिए सोडियम को हमेशा केरोसिन ऑयल में रखना चाहिए। तो सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ, सिंपल वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, हाइड्रोजन और हीट प्रोड्यूस होगी। इसके लिए एक्टिविटी 3.1 दी हुई है, तो इसको आप पढ़ के देखिएगा। ये पूरी एक्टिविटी इसी के रिलेटेड है कि क्या है इस एक्टिविटी में। इसमें है कि उन्होंने अलग अलग मेटल दे दिए, ठीक है, सोडियम दे दिया, पोटेशियम दे दिया, कैल्शियम दे दिया, मैग्नीशियम दे दिया, एल्यूमिनियम, जिंक, इन सब की रिएक्शन कराई। तो इन सब की रिएक्शन कराने के बाद हमने क्या देखा इस एक्टिविटी में कि जो सोडियम पोटेशियम थे वो कोल्ड वाटर से ही रिएक्शन कर गए, जो कैल्शियम था वो भी वाटर से रिएक्शन कर गया, लेकिन जो मैग्नीशियम है उसके लिए हीट करना पड़ा हमें, तब उसने रिएक्शन की उससे, ठीक है, तब हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किया। अगर हम एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की बात करें तो इसकी रिएक्शन सारी दी हुई है। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन वाटर से, सिंपल वाटर से रिएक्शन नहीं करते, इनमें स्टीम पास कराई जाती है, तब ये रिएक्शन करेंगे कि ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में और भी नीचे होते हैं। और अगर हम कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम इनकी बात करें तो ये रिएक्शन करते ही नहीं है, ठीक है ना, ये वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी लो रिएक्टिविटी होने की वजह से ही उससे रिएक्शन नहीं करेंगे, ओके। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। अब मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ में, मेटल जो है वो एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं। एसिड जो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, ये मेटल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। सोडियम प्लस HCl रिएक्शन दी हुई है पूरी, सोडियम क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस निकली। इसी तरीके से कैल्शियम की दी हुई है, मैग्नीशियम की भी दी हुई है। अब जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब क्या होते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, आयरन, ये सब भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। अब जो रिएक्टिविटी के बेस पर इनकी रिएक्शन होती है कि मैग्नीशियम जो है वो एसिड से बहुत सबसे ज़्यादा तेज़ रिएक्शन करता है, लेकिन अगर हम बात करें लेड की तो वो सबसे धीरे करता है। हम आपको बताते हैं लिख के, ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड सबसे तेज़ करता है ये एसिड से रिएक्शन, और ये सबसे स्लो करता है, ओके। और अगर हम बात करें जिंक की तो Zn का जो यूज़ है वो एसिड से रिएक्शन कराने के लिए, क्या, Zn का यूज़ लैब में हाइड्रोजन फॉर्मेशन के लिए किया जाता है। कैसे, देखो, Zn जो है वो H2SO4 से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद ZnSO4 बनाता है और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस के फॉर्मेशन के लिए हम जिंक का ये वाली रिएक्शन का यूज़ करते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ, इसके लिए क्या होता है कि ये रिएक्शन काफ़ी स्लो होती है रूम टेम्परेचर पर, ओके। इसके लिए इसकी रेट को इंक्रीज़ करने के लिए हम इसमें कॉपर सल्फेट मिलाते हैं, CuSO4, ओके।
इस रिएक्शन में कॉपर सल्फेट मिलाते हैं। कॉपर सल्फेट क्या करता है, जिंक डिस्प्लेस कॉपर मेटल। जिंक क्या करता है, कॉपर मेटल को डिस्प्लेस कर देता है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। और फिर ये जो कॉपर मेटल है ये क्या करता है, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है रिएक्शन में। ओके, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है और फिर रिएक्शन आसानी से हो जाती है। इसके बाद आपको एक चीज़ दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जो नाइट्रिक एसिड जो है ये भी एसिड है, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ हम रिएक्शन नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, जो हाइड्रोजन निकल रही है इन रिएक्शंस में ऊपर, उन हाइड्रोजन को तुरंत ही, जैसे ही रिएक्शन हुई वैसे ही उन हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है, उन्हें वाटर में चेंज कर देता है और खुद किसमें, खुद रिड्यूस हो जाता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में। इट रिड्यूसेस टू एन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कोई से भी हो सकते हैं, NO हो सकता है, जैसे NO नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड लिख सकते हैं आप इसे, या नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ठीक है, इनमें चेंज होता है, खुद इसमें रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट, मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अब मेटल जो है वो दूसरे सॉल्ट के साथ रिएक्शन करते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनाई थी चैप्टर 1 में, सेम वही है कि ये क्या करते हैं कि मेटल जो है वो दूसरे सॉल्ट के साथ में, दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ में, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड कॉपर का सॉल्ट हो गया, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट, ओके, ये भी कॉपर का सॉल्ट हो गया। तो ये मेटल है मैग्नीशियम दोनों में, तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और कॉपर बन जाएगा, और मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करके MgSO4 बनाएगा और कॉपर बन जाएगा। यानी रिएक्टिविटी के बेस पर ये उसको उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करके उसकी जगह वो खुद ले लेते हैं। इसके लिए एक 3.12 आपको एक एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक में, ये सेम वही एक्टिविटी है जो चैप्टर 1 में आप लोग पढ़ के आए हैं। उन्होंने वो इसके लिए रिएक्शन लिखनी है, तो इसके लिए रिएक्शन क्या होगी, देखिए इसमें क्या है, आयरन नेल लिया हुआ है और आयरन नेल को किस में डिप किया है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो क्या देखा उन्होंने, जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया तो आयरन नेल का कलर जो है वो फेड हो, आयरन नेल पर ब्राउनिश कलर आ जाता है और कॉपर सल्फेट का फेड कलर हो जाता है। यानी आयरन जो है मोस्ट रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, तो क्या बन जाता है, ये FeSO4+C, ये रिएक्शन बन जाएगी इसकी। ओके, आ गया समझ में? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ जो आप जितनी भी आपने अभी तक रिएक्शन की वो रिएक्टिविटी सीरीज़ के बेस पर की है। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, मेटल्स का अरेंजमेंट होता है इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, यानी जिनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है उन्हें टॉप पर रखते हैं और जिनकी कम है उन्हें हम बॉटम में रखते हैं। अब इसको लर्न करने की एक ट्रिक हमने सेल्फ बनाई हुई है, जो आप लोग अगर चाहें तो यू कैन राइट देयर। देखिए इसकी ट्रिक है, कनक मांगे आलू। अगर जो लोग भूल जाते हैं उनके लिए है ये ट्रिक, आप उसे याद कर सकते हैं। कनक मांगे आलू, जिया पिए हाइड्रोजन, क्यों हांगकांग आगे आएगा, ये 3 सेंटेंस है आएगा। अब देखिए कनक के पोटेशियम, N से Na और फिर K से कैल्शियम, मांगे Mg, आलू Al, जी जिंक, आयरन Fe, Pv, ओके, H हाइड्रोजन, Cu Q पर, हांगकांग Hg, आगे Ag और आएगा मतलब Au। आप चाहें तो इसको लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट बताया हुआ है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होता है, एनोडाइजिंग एक प्रोसेस होती है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम।
एल्यूमिनियम की थिक लेयर फॉर्म करने की प्रोसेस होती है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, एल्यूमिनियम का एनोड लिया जाता है, जो प्योर एल्यूमिनियम होता है ना उसका एनोड लिया जाता है और फिर उसकी रिएक्शन क्या कराई जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड से कराई जाती है। तो क्या होता है जब रिएक्शन होती है तो जो ऑक्सीजन निकलती है वो ऑक्सीजन उस एनोड पर, एल्यूमिनियम जो प्योर एल्यूमिनियम था वो ऑक्सीजन उस पर डिपॉजिट हो जाती है। तो एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एक थिक ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन किया जाता है एल्यूमिनियम के ऊपर। अब इसके बाद है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है, एक्वारेजिया एक लैटिन टर्म है रॉयल वाटर। ये जो है वो गोल्ड सिल्वर वगैरह जो होते हैं ना उनको, गोल्ड सिल्वर वगैरह को मेल्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये HCl और HNO3 यानी कंसनट्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का रेशियो होता है 3:1 का। ओके, और इससे हम क्या करते हैं, इसका जो रिएक्शन बनने का है वो किस तरीके से HCl और HNO3 रिएक्शन करते तो NOCl बनता है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड। ओके, नाइट्रोसिल क्लोराइड, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोसिल क्लोराइड वगैरह होते हैं, ये जो होता है ये गोल्ड सिल्वर को गलाने के काम आता है, यानी गोल्ड सिल्वर को साफ़ किया जाता है ना, हम बोलते हैं साफ़ करते हैं, तो साफ़ किससे किया जाता है, इन्हीं से, इसी के सॉल्यूशन से किया जाता है। और कुछ गोल्ड क्या है इससे गल भी जाता है, कुछ गोल्ड अलग भी हो जाता है, निकल जाता है। इस तरीके से जो बेंगल्स का आप लोगों ने देखा होगा, बेंगल्स साफ़ करने ले गया एक सुनहा, तो उसके बाद जब बाद में वेट लिया उसका तो उसका वेट कम आया। क्यों? क्योंकि उसने इससे साफ़ किया एक्वारेजिया से, और एक्वारेजिया से साफ़ करने के बाद वो कुछ गोल्ड उसमें मेल्ट होके उसके पास रह जाता है, तो उसका वेट कम आ जाता है। ओके, इस तरीके से ये चैप्टर हमारे यहाँ तक हुआ। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट 2 यानी आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और ये सारे नोट्स प्रिपेयर हैं, जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। लाइक, शेयर एंड वॉच जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।